ने बंगाल में कुशल प्रशासन काम किया। अलीवर्दी खान ने यूरोप के व्यापारियों को हमेशा अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास किया और अलीवर्दी खान जो था ये यूरोपीय जितना व्यापारी था तो अलीवर्दी खान का मतलब सब चुपचाप हमारे कंट्रोल में रहो, सब ज़्यादा तगर बगर किया तो बस बेला देंगे, यहाँ से व्यापार नहीं करने देंगे, सबको अपने कब्जा में रखना चाहता था या प्रयास किया। उसके बाद उसका नाती और अलीवर्दी खां का जो नाती है सिराजुद्दौला, ये नवाब बना बंगाल का, ठीक ना। सिराजुद्दौला के नवाब बनने पर उसके परिवार के सदस्यों के बीच साजिश और झगड़े शुरू हो गए क्योंकि नाती बना है। अलीवर्दी खां का कौन बना है? नाती बना है, जेकरा कारण अलीवर्दी खां के घर में झगड़ा झंझट शुरू हो गया कि नाती कैसे बनेगा, नाती शासक बनेगा। इन साजिशों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में हस्तक्षेप करने का अवसर दिया। फिर वही बात, घर फूटे तो संसार लूटे वाला बात शुरू हो गया, है ना। उस समय का बंगाल के बारे में जरा जान देखिए, एक अंग्रेज इतिहास पार हम कर सकते हैं पहले जैसा हटाना है, तब देखिए इसके लिए कंपनी ने बंगाल की राजनीति को टटोलना शुरू किया। कंपनी समझ रहे ना, अरे भाई ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, यहाँ भी एक कंपनी स्थापित कर दिया था, वहाँ से सब बना करके भेजता था अफसर को, वो यहाँ पे व्यापार करता था, व्यापार से लाभ होता था वहाँ पहुँचाता था, ठीक ना, ये काम करता था। तो कंपनी पर जब सिराजुद्दौला ये रोक लगा दिया, ठीक ना, फर्रुखसियार कह दिया था 3000 रुपया दो, साल भर व्यापार करो, तो इससे अर्थव्यवस्था गड़बड़ाया। सिराजुद्दौला समझ गया, इस चीज़ को रोक डाला, ठीक ना। अब क्या किया, कंपनी सोचा कि नहीं रे, अब जानना पड़ेगा मेरे को, टटोलो क्या यहाँ का मतलब राजनीति क्या है, किस तरह से ये सब चलाता है, सब समझना पड़ेगा। टटोलना शुरू किया उसने सिराजुद्दौला से, असंतुष्ट व्यक्तियों से साँठ करना शुरू कर दिया। अब देखा कि भाई सिराजुद्दौला से कौन कौन व्यक्ति है जो कि एक से नाखुश रहता है, इसके काम से खुश नहीं रहता, उसको क्या करो कि अपना में मिलाओ, अब मिला करके सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाओ। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा नवाब चाहती थी जो उसके इशारों पर चल सके, कठपुतली, बात समझे। ऐसा चाहता था कि सिराजुद्दौला तो तंग कर रहा है ना छोटा, इसको हटा दिया जाए, ऐसा को रखा जाए कि हम जैसे जैसे कहे तो ऐसे ये करे। इसके लिए कंपनी ने बंगाल के दो बड़े व्यापारी, देखिए बंगाल के दो बड़ा व्यापारी था, एगो अमित चंद था और एगो जगत सेठ था, याद रखिएगा। अमित चंद और जगत सेठ दो बंगाल के सबसे बड़ा व्यापारी था, बिजनेसमैन। ये क्या कि इसको साथ नवाब के सेनापति मीर जाफर को अपनी ओर मिला लिया। अब जो सिराजुद्दौला का जो सेनापति था, बताइए सेना का जो पति हैंडल करने वाला जो व्यक्ति था, जिसका नाम था क्या थी, मीर जाफर। ये जो मीर जाफर चुट्टा था, इसको भी अपने में मिला लिया, आई दोनों बड़का व्यापारी को भी अपने में भूरा सा मिला लिया। देखिए दिमागी मार मारने लगा, मिला लिया। कंपनी का प्रयास था कि सिराजुद्दौला के असंतुष्टों में किसी को नवाब बना दिया जाए, ठीक ना, यही में से कोनो के नवाब बना दिया जाए, इसको दे करके माल खिया करके लो खाओ, चलो बनो, ठीक ना, इसको किसी तरह से हराओ। अब देखिए बताइए, कोई राजा लड़ाई लड़ता है तो सेनापति के बल पर लड़ता है, या ये सेनापति को ही अपने पद्धति में बस में कर लिया। अब जरा देखिए यहाँ पे यही है युद्ध का सीन दिया हुआ। सिराजुद्दौला ने अपने करीब 30,000 सिपाहियों के साथ कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। जय हिंद साथियों, तो कैसे हैं? चलिए आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, जाओगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आइए आज के इस वीडियो में देखते हैं, पिछला वीडियो अगर देखे होंगे आप कि किस तरह से अंग्रेज भारत में एंट्री मारा, व्यापार करने के थ्रू आया और पूरा यहाँ का शासक ही बन बैठा। अब आइए उसका पहला जो नोक झोंक हो रहा है ये सिराजुद्दौला से होगा, ठीक ना। पहला नोक झोंक अंग्रेजों का सिराजुद्दौला से होगा और तब वो धीरे धीरे सब राजाओं को परास्त करते करते अपना शासन पूरा क्या करेगा, यहाँ पे फैला लेगा, ठीक ना। तो आइए शुरू करते हैं। सिराजुद्दौला, अंग्रेज और बंगाल,
क्योंकि बंगाल के शासक थे। कर्नाटक के बाद संघर्ष का क्षेत्र दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर बंगाल में स्थानांतरित हो गया। क्रांति का जो क्षेत्र था, जो पहले दक्षिण से उत्तर पूर्व में था, वो अब कहाँ धीरे धीरे पसर के चला आया, वो चला आया स्थानांतरित होकर के बंगाल में। बंगाल में अंग्रेजों ने कलकत्ता में अपनी फैक्ट्री स्थापित कर रखी थी। बंगाल में जो बंगाल है उसमें कलकत्ता जो शहर है वहाँ पे ये फैक्ट्री स्थापित कर रखा था अंग्रेज। बंगाल मुगल साम्राज्य का एक धनी और बड़ा प्रांत था। जब मुगल शासन कर रहा था उस टाइम तक ले तो खत्म समझ लीजिए, लास्ट में बुढ़वा बचा था, बहादुर था जफर, ठीक ना, तो वही नहीं बचा था। माने ये सब तो है लोग समझेंगे आगे। तो क्या हुआ था कि एक धनी प्रांत था बंगाल, ठीक है। जब मुगल साम्राज्य था, आधुनिक बिहार और उड़ीसा उसमें शामिल था। आज का जो बिहार है और उड़ीसा, उसको झारखंड भी आप ले सकते हैं, क्योंकि बिहार से झारखंड भी अलग हो गया, जो कि बिहार झारखंड एक ही में था, उड़ीसा भी एक ही में था और बंगाल भी एक ही में, ये सब मिला करके था। मुगलों की केंद्रीय सत्ता की कमजोरियों का लाभ उठाते हुए, क्योंकि मुगल उस टाइम तक कमजोर पड़ गया था, उसका लाभ उठाते हुए दीवान मुर्शिद कुली खां ने अपने को एक स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया था। जैसे मुगल शासक कमजोर पड़ा ना, तो ये जो कुली बख्श खां था, एक मिनट, कुली बख्श खां, मुर्शिद कुली खां जो था, ये क्या किया कि अपने को स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया कि हम भाई स्वतंत्र हैं, हम पर कोनो का वर्चस्व नहीं है। वैसे वे मुगल बादशाह को नियमित रूप से राजस्व भेजते रहे और मुगल बादशाह को, जो भी बादशाह था उसको नियमित राजस्व भेजता था। मुर्शिद कुली खां के बाद अली बर्दी खां 1740 में बंगाल का नवाब बना। अब अली बर्दी खां 1740 ईस्वी में बंगाल का क्या बन गया, वो नवाब बन गया। उसने बंगाल में कुशल प्रशासन कायम किया। अब जो ये व्यक्ति था अली बर्दी खां, ये बंगाल में एक कुशल शासन, मतलब कि सही तरीका से शासन प्रणाली को यह क्या किया, बनाया। उसने बंगाल में कुशल प्रशासन कायम किया। अली बर्दी खां ने यूरोप के व्यापारियों को हमेशा अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास किया। और अली बर्दी खां जो था, ये यूरोपीय जितना व्यापारी था, तो अली बर्दी खां का मतलब सब चुपचाप हमारे कंट्रोल में रहो, सब ज़्यादा तगर बगर किया तो बस बेला देंगे, यहाँ से व्यापार नहीं कर देंगे, सबको अपने कब्जा में रखना चाहता था या प्रयास किया। उसके बाद उसका नाती और अली बर्दी खां का जो नाती है सिराजुद्दौला, ई नवाब बना बंगाल का, ठीक ना। सिराजुद्दौला के नवाब बनने पर उसके परिवार के सदस्यों के बीच साजिश और झगड़े शुरू हो गए, क्योंकि नाती बना है। अली बर्दी खां का कौन बना है, नाती बना है, जेकरा कारण अली बर्दी खां के घर में झगड़ा झंझट शुरू हो गया कि नाती कैसे बनेगा, नाती शासक बनेगा। इन साजिशों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में हस्तक्षेप करने का अवसर दिया। फिर वही बात, घर फूटे तो संसार लूटे वाला बात शुरू हो गया, है ना। उस समय का बंगाल के बारे में जरा जान दीजिए। देखिए, एक अंग्रेज इतिहासकार, इतिहास लेखक जो है एस.सी. हिल, ये लिख रहा है कि उस समय के बंगाल के किसानों के बारे में लिखता है। एस.सी. हिल लिख रहा है, अंग्रेजी ये लेखक है, जो कह रहा है कि 18वीं सदी के मध्य में बंगाल के किसानों की हालत उस समय के फ्रांस या जर्मनी के किसानों की हालत से बढ़कर थी। बताइए, फ्रांस और जर्मनी के जो किसान का स्थिति जितना खराब था, ओकरा से कई गुना बढ़िया यहाँ पे स्थिति यहाँ था, यहाँ के किसान के। बताइए कितना लूटा। यदि उस समय के शहरों की हालत पर नज़र डाली जाए तो बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद के बारे में स्वयं प्रसिद्ध अंग्रेज सेनापति क्लाइव लिखता है। अब मुर्शिदाबाद के बारे में क्लाइव लिख रहा है, जो कि सेनापति था। देखिए, इसके बारे में फिर कब पढ़ना है आगे हमको। मुर्शिदाबाद का शहर उतना ही लंबा, चौड़ा, आबाद और धनवान है जितना कि लंदन का शहर। बताइए, अपने लंदन शहर से तुलना यहाँ के मुर्शिदाबाद को किया। अंतर इतना है कि लंदन के धनाढ़ मतलब धनी से धनी व्यक्ति के पास जितनी संपत्ति हो सकती है, उससे बेहिनता ज़्यादा संपत्ति मुर्शिदाबाद के अनेक के पास है। बताइए, वहाँ धनी के पास जितना पैसा कौड़ी है ना, यहाँ बुझ लीजिए कि कितना लोगों के पास है। अब बताइए, ये सब कितना लूटा यहाँ के लोगों को।
आज मुर्शिदाबाद शहर की क्या स्थिति है पता करने के लिए कर रहा है। अब बंगाल पर व्यापार से शासन तक, अब बंगाल में व्यापार शुरू किया, अब बंगाल में व्यापार शुरू करने से पूरा शासन करने तक का स्थिति जानेंगे। देखिए बंगाल में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री 1651 में, याद रखिएगा, बंगाल में पहले अंग्रेजी फैक्ट्री जो था 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुआ था। कहाँ? हुगली नदी के किनारे, ठीक ना, शुरू हुआ। व्यापार में वृद्धि होने के साथ साथ व्यापार में मुनाफा हुआ, उसके साथ साथ चारों ओर कंपनी के अधिकारी एवं व्यापारी भी बसने लगे। धीरे धीरे कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया, चारों ओर एक फोर्ट बनाना। देखिए यहाँ पे एक फोर्ट विलियम यानी किला है विलियम का, ठीक ना, बनाना शुरू किया। इस किले का नाम रख दिया फोर्ट विलियम रखा गया। देखिए चारों ओर से मोटा मोटा दीवार, बड़का बड़का इसमें गेट है, ठीक ना, रखा गया। कंपनी ने अपने व्यापार को ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार देने के लिए 1696 से लेके 1696 में 1200 रुपया का भुगतान करके 3 गांवों की जमींदारी यानी लेगान एकत्र करने का अधिकार प्राप्त कर लिया था। 1200 रुपया दे दिया और दे के कहा कि अब 3 वो गाँव के हम क्या करेंगे, टैक्स उछलेंगे, ठीक ना, जमींदारी यानी लगान क्या करेंगे कि हम एकत्र करेंगे, और एकत्र करके प्राप्त कर लिया। ये 3 गाँव जानते हैं कौन कौन थे? सुत्तानाती, ये था गोविंदपुर, सुत्तानाती और कालीकाता। कालीकाता गांव था वहां के, समझिएगा, गोविंदपुर, सुत्तानाती और कालीकाता, ये 3 गो गांव को 1200 रुपया दे करके 1696 में ले लिया अपने में। और बाद वहां से वो क्या करेगा, राजस्व उछलेगा। तीनों गांवों के मिलने के बाद आगे चलकर इन्हें कलकत्ता कहा जाने लगा। आई गोविंदपुर, सुत्तानाती और कालीकाता को मिला करके कलकत्ता कहा जाने लगा। आज का कोलकाता हो गया, अब इसे कोलकाता कहा जाता है। ओके, अब देखो कंपनी ने मुगल सम्राट फर्रुखसियार से, अब कंपनी जो था वो मुगल सम्राट वही था, कौन? फर्रुखसियार था। फर्रुखसियार है, सियारो कहीं कहीं लिखा रहता है, सियार कुत्ता, जो भी समझिए। फर्रुखसियार ने 1717 ईस्वी में एक शाही फरमान प्राप्त किया, ठीक ना। इसके अनुसार कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बिना कोई अन्य कर दिए बंगाल में व्यापार करने की अनुमति मिल गई। देखिए कैसे कैसे लालच दे रहा है। अब कहेंगे 3000 रुपया हम तोरा सालाना दे रहे हैं, व्यापार करने तो मेरे को 3000 रुपया 1717 में फरमान जारी कर दिया। ये कौन? फर्रुखसियार। ये का किया कि एगो फरमान जारी कर, सुनो सब, इधर आओ, इधर आओ भूरा सब, ऐसा करो 3-3 हज़ार रुपया हमको दो, शासन करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। सॉरी, शासन मत करो, क्या बोलते हैं, व्यापार करो। अनुमति मिल गई। इस आदेश के बाद कंपनी राज्य में जो माल खरीदती थी उस पर उसे कोई कर नहीं देना पड़ता था। अब उसको टैक्स नहीं देना, साल भर में जोड़ के 3000 रुपया दे दीजिए। अब व्यापार से चाहे लाख रुपया कमाइए, कितना कमाइए, 3000 रुपया मेरे को दे दो, करते रहो व्यापार। बताइए, ये बेवकूफ़ी किया ना। जरा सोचिए, बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का क्या परिणाम होगा भाई? हालत खराब हो जाएगा। इस पूरी व्यवस्था से बंगाल के राजस्व का काफ़ी नुकसान हो रहा था। कंपनी को मिली इस छूट का फायदा कंपनी के कर्मचारी, अब जो कर्मचारी कंपनी में काम करने वाला सब था ना, इहो सब माला माल हो गया, अपने निजी व्यापार के लिए भी कर रहे थे। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को यह व्यवस्था पसंद नहीं आई। जो बंगाल का जो नवाब बना था सिराजुद्दौला, ठीक ना, अली वर्दी खां का जो नाती था, तो ये सिराजुद्दौला जो व्यक्ति था ना, इसको ये सब पसंद नहीं है। समझ में आ गया कि रे तरीके तो लूट लेगा, है ना, पसंद नहीं है। उसने कंपनी को बिना शुल्क व्यापार करने से मना कर दिया। बट बिना शुल्क किए व्यापार माने एक और मतलब हुआ 3000 तू रुपया देगा साल भर में, और तू लाखों रुपया करोड़ों रुपया कमाएगा, बट बंद करो, नहीं करने देंगे व्यापार। रोक लगा दिया। उसने कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उसकी किलेबंदी के विस्तार को रोक दिया। कहा कि अब किलाबंदी मत करो, जितना बना लिया उतना बना लिया, अब बंद करो, सब रुकवा दिया। देखिए ताकत दिखाया व्यक्ति है, लेकिन अब तक देर हो चुका था। कंपनी भी अब यह समझ रही थी कि अगर बंगाल के व्यापार को सुरक्षित रखना है तो सिराजुद्दौला को नवाब के पद से हटाना होगा। अब चाल चलेगा कि किसी तरह से दे तरीके तो रोड़ा बोलने लगा रहा, हमें इस रोड़ा को हटाना है, सिराजुद्दौला नामक रोड़ा को हटाना है, तबे व्यापार हम कर सकते हैं पहले जैसा।
हटाना है। तब देखिए इसके लिए कंपनी ने बंगाल की राजनीति को टटोलना शुरू किया। कंपनी समझ रहे ना, अरे भाई ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, यहाँ भी एक कंपनी स्थापित कर दिया था, वहाँ से सब बना करके भेजता था अफसर को, वो यहाँ पे व्यापार करता था, व्यापार से लाभ होता था वहाँ पहुँचाता था, ठीक ना, ये काम करता था। तो कंपनी पर जब सिराजुद्दौला ये रोक लगा दिया, ठीक ना, फर्रुखसियार कह दिया था 3000 रुपया दो, साल भर व्यापार करो, तो इससे अर्थव्यवस्था गड़बड़ाया। सिराजुद्दौला समझ गया, इस चीज़ को रोक डाला, ठीक ना। अब क्या किया कंपनी, सोचा कि नहीं रे, अब जानना पड़ेगा मेरे को, टटोलो क्या यहाँ का मतलब राजनीति क्या है, किस तरह से ये सब चलाता है, सब समझना पड़ेगा। टटोलना शुरू किया उसने सिराजुद्दौला से। असंतुष्ट व्यक्तियों से साँठ-गाँठ करना शुरू कर दिया। अब देखा कि भाई सिराजुद्दौला से कौन कौन व्यक्ति है जो कि एकरा से नाखुश रहता है, इसके काम से खुश नहीं रहता, उसको क्या करो कि अपना में मिलाओ, अब मिला करके सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाओ। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा नवाब चाहती थी जो उसके इशारों पर चल सके, कठपुतली। बात समझे, ऐसा चाहता था कि सिराजुद्दौला तो तंग कर रहा है ना छोटा, इसको हटा दिया जाए, ऐसा को रखा जाए कि हम जैसे जैसे कहे तैसे तैसे ये करे। इसके लिए कंपनी ने बंगाल के 2 बड़े व्यापारी, देखिए बंगाल के 2 बड़ा व्यापारी था, एगो अमित चंद था और एगो जगत सेठ था, याद रखिएगा, अमित चंद और जगत सेठ 2 बंगाल के सबसे बड़ा व्यापारी था, बिजनेसमैन। ये क्या कि इसको साथ नवाब के सेनापति मीर जाफर को अपनी ओर मिला लिया। अब जो सिराजुद्दौला का जो सेनापति था, बताइए सेना का जो पति हैंडल करने वाला जो व्यक्ति था, जिसका नाम था क्या थी, मीर जाफर। ये जो मीर जाफर चुट्टा था, इसको भी अपने में मिला लिया, आई दोनों बड़का व्यापारी को भी अपने में भूरा सा मिला लिया। देखिए दिमागी मार मारने लगा, मिला लिया। कंपनी का प्रयास था कि सिराजुद्दौला के असंतुष्टों में किसी को नवाब बना दिया जाए, ठीक ना, यही में से कोनो के नवाब बना दिया जाए, इसको दे करके माल खिया करके लो खाओ, चलो बनो, ठीक ना, इसको किसी तरह से हराओ। अब देखिए बताइए, कोई राजा लड़ाई लड़ता है तो सेनापति के बल पर लड़ता है, या ये सेनापति को ही अपने पद्धति में बस में कर लिया। अब जरा देखिए यहाँ पे यही है युद्ध का सीन दिया हुआ। सिराजुद्दौला ने अपने करीब 30,000 सिपाहियों के साथ कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। तो सिराजुद्दौला क्या किया कि 30,000 सैनिक के लेकर के, ठीक ना, 30,000 सैनिक को लेकर के कासिम बाजार में स्थित जो इंग्लिश फैक्ट्री था, अंग्रेज के जो फैक्ट्री था, उस पर ये क्या किया कि हमला बोल दिया। कंपनी की सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। रॉबर्ट क्लाइव केकरा ओरी था, अंग्रेज के ओरी चला गया था, कर रहा था। अंततः जून 1757 मुर्शिदाबाद के पास पलासी में युद्ध हुआ। इस युद्ध में नवाब की सेना हार गई, सिराजुद्दौला मारा गया और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। मीर जाफर का सेनापति था, मिल गया, दगाबाजी किया, वफादारी नहीं करके दगाबाजी किया। दगाबाजी करने के बाद सिराजुद्दौला को पलासी के युद्ध 1757 में हुआ, मारा गया व्यक्ति। इस लड़ाई के साथ भारत में कंपनी की सत्ता की स्थापना की क्या हो गई, शुरुआत हो गई। एक सिराजुद्दौला ही जो था व्यक्ति जो कि उसको रोक सकता था, लेकिन उसको भी धोखा से ही भोरा सब क्या किया कि यहाँ पे मार डाला। आइए जरा जानते हैं पलासी, ये जो पलासी जो है 1757 में जहाँ आपका सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच में जो युद्ध हुआ और सिराजुद्दौला मारा गया, तो समझिए पलासी का असली नाम फलासी था, फलासी, जिसे अंग्रेजों ने बिगाड़ करके पलासी कर दिया था। इस जगह को यहाँ पाए जाने वाले पलासी का फूल, पलासी के फूल के कारण इसका नाम पलासी पड़ा था, ठीक ना। पलास के खूबसूरत लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता था। पलास के जो लाल फूल था उसे गुलाल बनाया जाता था होली खेलने के लिए, जिसका होली में इस्तेमाल होती थी, होता था या होती थी, होता था, ठीक ना। 1 जनवरी 1759 को 2 साल बाद इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम क्लाइव ने यह पत्र लिखा, जानते हैं। और ये जब रॉबर्ट क्लाइव क्या किया कि एक पत्र लिखा, क्या पत्र लिखा जी,
रॉबर्ट क्लाइव किसको अपना मिला लिया था? मीर जाफर को, ठीक ना। मीर जाफर को सिराजुद्दौला के जगह पर क्या किया? बना दिया। अंग्रेज फौज की कामयाबी के जरिए एक महान क्रांति इस देश में की जा चुकी है। देखिए, अंग्रेज फौज की कामयाबी के जरिए, अरे पगला, धोखा से किसी को हरा दो, आप कहो का ढोल पीटे चलो कि हम कामयाब हो गए, तो ऐसे कुछ थोड़ी होने वाला है। पीठ पर वार किसी को करिए और कहिए कि हम जीत गए, खुशी मनाइए, नहीं नहीं, ये संभव नहीं, ये अच्छा बात नहीं है। उस क्रांति के बाद एक संधि की गई जिससे कंपनी को बड़े जबरदस्त फायदे हुए। मुझे मालूम है कि इस सब बातों की तरफ एक हद तक अंग्रेज कौम का ध्यान आकर्षित हो चुका है, किंतु मौका मिलने पर कंपनी इस तरह के प्रयत्नों में लगी रहेगी जो उसके आजकल के इतने बड़े इलाके और आगे के जबरदस्त संभावनाओं दोनों के अनुरूप हो। मैंने कंपनी को अत्यंत जोरदार शब्दों में इस बात की जरूरत दर्शा दी कि उन्हें इतनी सेना हिंदुस्तान भेज देनी चाहिए और बराबर हिंदुस्तान में रखना चाहिए। भेजा लेटर लिख करके कि आप इतना सेना भेज दीजिए और बराबर यहाँ पे रखिए, और तब देखिए तो हम आपको कैसे माल कर दे रहे हैं, जिससे वह अपने उस समय के धन और इलाके को और बढ़ाने में के सबसे पहले मौके को फायदा उठा सके। 2 साल मेहनत और तजुर्बे से मैंने इस देश की हुकूमत के बारे में और यहाँ के लोगों के स्वभाव के बारे में जो परिपक्व ज्ञान प्राप्त किया है, उससे मैं साहस के साथ कह सकता हूँ कि इस तरह का मौका जल्दी फिर आने वाला नहीं है। ये बात लिख करके रॉबर्ट क्लाइव भेजा कहाँ? इंग्लैंड, कंपनी को भेजा, ठीक ना, कि और सेना हमको भेजिए, समझे। इस जीत के बाद कंपनी का कर मुक्त व्यापार पुनः आरंभ हो गया, पुनः कर मुक्त व्यापार शुरू कर दिया, कोई टैक्स वैक्स नहीं, एकदम गर्दा छोड़ा के व्यापार। कंपनी चाहती तो बंगाल का शासन अपने हाथों में ले सकती थी, लेकिन व्यापार के द्वारा ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण था। उसी टाइम चाहता था ये अपना कब्जा में लेता, लेकिन नहीं लिया। इससे व्यापार से इसको ज्यादा मुनाफा कमाना था। इस मुनाफे के अलावे मीर जाफर ने कंपनी के बड़े अधिकारियों को भेंट या घूस के रूप में भारी रकम दी। कंपनी के अधिकारियों की मांगों को पूरा करने में खजाना खाली होने लगा। अब कंपनी के अधिकारी के मांग की पूर्ति करने में ससुरे के मीर जाफर के तक खजाना खत्म होने लगा। अच्छा, खत्म होवे करेगा, एक पगला तोरा के तो एक मूर्ति बना के रखा है कि हम जैसे करेंगे तो ऐसे थोड़ा करना होगा, तो टस मस करेगा तो फिर तोरा के हटाएगा। फिर भी कंपनी संतुष्ट नहीं थी। जल्द ही मीर जाफर को अपनी गलती का एहसास होने लगा, उसने इसका विरोध किया। अब इसको गलती का एहसास हो रहा है कि हम गलत किए, अपने गुरु को, अपने राजा को मरवा करके सिराजुद्दौला को, ठीक ना। उसके विरोध के पश्चात कंपनी ने मीर जाफर को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को, अब जब विरोध कैले तो चल हट, मारे गए ना तोरा बैठा से पगला, हटो, हटा दिया। हटा करके दामाद के बना दिया मीर कासिम के। 1760 में क्या कर दिया कि बंगाल के नवाब बना दिया। देखिए किस तरह से अली वर्दी खा के बाद सिराजुद्दौला, अली वर्दी खा का नाती, फिर सिराजुद्दौला बना। सिराजुद्दौला को छल से हरा दिया मीर जाफरवा। रॉबर्ट क्लाइव उसमें चाल चल दिया। रॉबर्ट क्लाइव के जब मीर जाफरवा जब तनका देह फरफराने लगा तब तुरंत कह चलो देह मत फरफराओ, चलो हटो साइड लो। अब फिर ओकरा जगह पर एक बार मूर्ति के रखने जा रहा है। मीर जाफरवा के दामाद था मीर कासिम, 1760 में इसको बंगाल का नवाब बना दिया। और मीर कासिम ने नवाब बनने की खुशी में एकदम खुश हो गया और कंपनी को बर्दवान, मिदनापुर तथा चटगांव जिले की जमींदारी से लगा। खुशी में 3 गो जिला के जमींदारी अंग्रेज को सौंप दिया। लेकिन दूसरी तरफ उसने कंपनी पर अपनी पूर्ण निर्भरता की स्थिति को समझा, ठीक ना। युवक चाल चले तो युवकों को हटाई। उसने कंपनी के शिकंजे से छुटकारा पाने के लिए कई कदम उठाए। उसने मीर जाफर के उन सभी अफसरों को हटाना शुरू कर दिया। कहा कि चलो, मीर जाफर मतलब अपना जो उसका जो ससुर था, मीर कासिम का जो ससुर था, तो वो जितना भी कर्मचारी के रखते थे उसको सब लोग, सब बेवकूफ, सब चटुकर्ता करने लगा अंग्रेज का, रहेगा हमरा में, सबके हटाना शुरू कर दिया। तो जो कंपनी से मिले थे उसने बंगाल के आर्थिक स्थिति को भी सुधारने का प्रयास किया। कंपनी और उसके अधिकारी एवं कर्मचारी मुगल बादशाह फर्रुखसियार द्वारा प्राप्त शाही फरमान द्वारा मिली सुविधाओं का दुरुपयोग
कर रहे थे, वे बिना चुंगी दिए व्यापार करते थे। इससे राज्य को आर्थिक नुकसान हो रहा था तथा देशी व्यापारियों को भी धक्का लग रहा था, क्योंकि वे लोग निःशुल्क व्यापार नहीं कर सकते थे। विवश होकर मीर कासिम ने चुंगी की वसूली खत्म कर दी ताकि भारतीय व्यापारी की कंपनी के व्यापारियों के बराबरी में व्यापार कर सके। चुंगी को खत्म कर दिया, ठीक ना। देखिए 26 मार्च 1762 ईस्वी को ये जो देख रहे हैं मीर कासिम है, जो मीर जाफर का दामाद, ठीक ना। 1762 ईस्वी को मीर कासिम ने अंग्रेजी कर्मचारियों के व्यवहार की शिकायत की थी। उसने लिखा, क्या लिखा? शिकायत में लिखा कि कलकत्ते से ढाका, कासिम बाजार और पटना तक प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक अंग्रेज अधिकारी उसके गुमास्ते तथा एजेंट मेरे कर्मचारियों के स्थान पर स्वयं जमींदार, तालुकेदार और लगान वसूल करने वाले का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जिले, नगर और गांव में गुमास्ते और अन्य कर्मचारी चावल, धान, तेल, बांस, पानी आदि का व्यापार करते हैं और कंपनी के दस्तक के लिए हुए प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को कंपनी से कम नहीं समझता है। ये मीर कासिम मतलब ये अपना एक पत्र लिख करके इसमें बोला कि ऐसा ऐसा दशा है। मुर्शिदाबाद पर कंपनी का दबाव बना रहता था। इस दबाव और नियंत्रण से बचने के लिए मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटा करके मुंगेर में लेके चला गया। देखा कि दबाव बना रहा है तो मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी हटाया और ले जाके कहाँ चला गया? मुंगेर जिला चला गया, ठीक ना, बिहार में। मुंगेर की उसने बड़ी सुंदर और मजबूत किलेबंदी किया। मुंगेर के चारों ओर से खूब बेहतरीन ढंग से क्या किया कि घेरवाया, एकदम भनभुनिया सजाया और करीब 40,000 सैनिकों की फौज तैयार की मीर कासिम। 40,000 सैनिक के फौज तय कराया। मीर कासिम कहाँ ले आया? मुंगेर में ले आके मुंगेर का किलाबंदी करवाया। अपने सैनिकों को युद्ध के नए तरीके सिखाने के लिए उसने यूरोपीय प्रशिक्षकों को नियुक्त किया। यूरोपीय प्रशिक्षक ट्रेनिंग देने वालों को ले आया और ट्रेनिंग अपना सेना को दीवाना था के लाइन पर लाने का कोशिश अंग्रेज को करेगा। देखिए इन्हें भी जाने, दस्तक मतलब क्या था? दस्तक वह प्रमाण पत्र था। उस समय का एक लेटर होता था जो कि अंग्रेजी फैक्ट्री का अध्यक्ष कंपनी के सामान के संबंध में देता था, जिससे उस सामान के व्यापार पर चुंगी नहीं लगती थी। दस्तखत मिल गया तो चुंगी देने की जरूरत आपको नहीं है। जैसे नहीं लोग होता है कि लाइसेंस मिल गया तो अब कुछ जो झंझट नहीं होगा, उस तरह से दस्तक होता था उस टाइम में। किया इतना ही नहीं, उसने मुंगेर में बंदूकों, और आज भी मुंगेर में बंदूक की फैक्ट्री है, ठीक ना। तो ये मीर कासिम का ही देन है। और तोपों के कारखाने की स्थापना की। आज भी मुंगेर में मीर कासिम द्वारा निर्मित किले को आप देख सकते हैं, जा करके घूम सकते हैं, ठीक ना। देखिए मुंगेर का यही किला बनाया था मीर कासिम। निसंदेह मीर कासिम द्वारा उठाए गए इन कदमों से कंपनी के अफसर नाराज हो गए। देखा क्या रे, ये तो फिर फसाने लगा है, चलो इसको भी हटाया जाए, इसके जगह को दूसरा को लाया जाए। नाराज हो गए और उन्होंने नवाब को हटाने का फैसला किया। मीर कासिम ने महसूस किया कि वह अकेला कंपनी की फौज का सामना नहीं कर सकता, इसीलिए उसने मुगल शासक शाह आलम और अवध के नवाब सिराजू सुजाऊ धौला से मदद मांगी। सुजाऊ धौला से मदद मांगी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे और आपको फिर इससे बाद वाले बातों को बताने का समझाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए फायदेमंद होगा। नौकरी से रिलेटेड जितने भी बातें आएगा हम बताते रहेंगे, प्लस ऐसे ऐसे एकदम डिटेल एक विद एक्सप्लेन के साथ, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, डिसलाइक करना आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। मिलते हैं, तब तक गुड बाय।